नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय विचारक कौटिल्य। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं तो जीवन जन्म जो है उनका तक्षशिला में हुआ था दोस्तों। तक्षशिला में उनका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था? बीसी में हुआ था, ईसा पूर्व के अंदर 375 बीसी के अंदर। ये माइनस लगा रखा है मैंने, तो इसका मतलब है बीसी, ईसा से 375 साल पहले। 375 बीसी के अंदर कौटिल्य का जन्म हुआ और तो 283 बीसी के अंदर क्या हुई? कौटिल्य की मृत्यु हो जाती है। ये तो उनका क्या हो गया? समय हो गया, जीवन काल। अब देखते हैं कि कौटिल्य कितने साल तक इस धरती पर रहे हैं। तो देखिए 375, 283 माइनस 5 में 3 गया तो 2, यहाँ 17 में से 8 गया तो 9, लगभग 92 साल तक इस धरती पर कौटिल्य ने अपना जीवन व्यतीत किया था। कौटिल्य को अलग अलग नामों से जानते हैं। कौटिल्य का जो मूल नाम था वो था विष्णुगुप्त। मूल नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। चाणक्य क्यों कहा जाता है? चाणक्य के बारे में कहा जाता है कि ये चाणक्य नाम के जो विद्वान था, चाणक्य नाम का, उसका क्या थे? शिष्य थे। और शिष्य होने के कारण इसको क्या कहा गया? चाणक्य कहा जाता है। कई विद्वान ये कहते हैं कि जो चाणक्य था वो चाणक्य का, विष्णुगुप्त का क्या थे? पिताजी ही थे। ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। ठीक है। कौटिल्य इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि मगध में जो शासन था नंद वंश का, ठीक है, नंद वंश का शासक था। तो घनानंद ने क्या किया कि एक बार मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद की सेना में भर्ती था, तो किसी कारणवश नंदवंश यानी कि घनानंद ने चंद्रगुप्त मौर्य का क्या कर दिया? अपमानित कर दिया, उसको सेना से बाहर कर दिया। इसी प्रकार से एक बार दरबार के अंदर कौटिल्य, जिसको विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, तो विष्णुगुप्त का भी घनानंद ने क्या किया कि अपमान कर दिया और उसको राज दरबार से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार से दोनों ही अपमानित होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो उनकी सेना में काम करता था, और राज दरबार में किसी कारणवश एक बार चाणक्य गए थे तो उनको भी क्या कर दिया था? अपमानित किया और बहिष्कार किया उनका, वो बाहर चले जाते हैं। फिर दोनों ने, चाणक्य ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक रणनीति बनाकर इन घनानंद यानी कि नंद वंश के शासक को समाप्त करना चाहते थे। और बाद में इस मगध साम्राज्य के अंदर जो नंद वंश था, जहाँ का प्रमुख राजा कौन था? घनानंद था। उसको हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस मगध राज्य के ऊपर नंद वंश के शासक को समाप्त करके कौन सा शासन स्थापित किया? मौर्य साम्राज्य का। और मौर्य साम्राज्य में जो पहला जो राजा बनता है वह चंद्रगुप्त मौर्य बनता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य जिसकी सहायता से राजा बनता है, जिसकी सहायता से अपना साम्राज्य स्थापित करता है, तो उसी व्यक्ति को क्या बनाता है? मंत्री बनाता है। और वो मंत्री में भी महान मंत्री का पद उसको देता है। ठीक है। और महान मंत्री का कौन था? वह चाणक्य ही था, और उसका नाम विष्णुगुप्त था। और उसको समय समय पर चंद्रगुप्त मौर्य को विष्णुगुप्त ने अपने कूटनीति से, अपने कौटिल्य से, मतलब अपने चालाक बुद्धि से, विवेक से उसे समय समय पर उसको सलाह दी, और इसीलिए उसको कौटिल्य का नाम भी, इसीलिए इसको कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता लग गया कि इसको किस किस नाम से जानते हैं और क्यों जानते हैं। हितोपदेश एक बुक है
जिसकी रचना आचार्य विष्णुगुप्त ने की थी। ऐसा माना जाता है कि जो चाणक्य है, जिसका मूल नाम विष्णुगुप्त है, उसी ने ही यानी कि चाणक्य ने ही, विष्णुगुप्त ने ही हितोपदेश बुक लिखी है, ऐसा लोगों का मानना है। कई लोग ऐसे मानते हैं कि यह विष्णुगुप्त अलग है और चाणक्य जो विष्णुगुप्त है वो अलग है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि हितोपदेश की जो रचना है आचार्य विष्णुगुप्त है और यही चाणक्य ही ये है, ऐसा लोग विद्वान मानते हैं। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी, मुद्रा राक्षसम संस्कृत में से बोलते हैं। तो विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी। इसमें भी विशाखदत्त ने क्या किया कि चाणक्य का दो नाम और बताता है कि चाणक्य का नाम ही क्या है, कौटिल्य भी है और विष्णुगुप्त भी है। कौन सी बुक में बताता है? मुद्रा राक्षसम बुक में। और कौन बताता है? विशाखदत्त बताता है। कौटिल्य ने कौन सी बुक की रचना की? सब जानते हैं, अर्थशास्त्र की रचना की। यह राजस्थान के अंदर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? चाणक्य ने की थी। चाणक्य ऑप्शन में नहीं तो विष्णुगुप्त आएगा दोस्तों, विष्णुगुप्त ऑप्शन में नहीं आएगा तो कौटिल्य आएगा। एक सिंपल क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की। अब इस अर्थशास्त्र के बारे में चाणक्य क्या कहा एक जगह पर, वो देखिए। अर्थशास्त्र वह रचना है या वह संहिता है जो भूमि अर्जित करने और उसकी अभिवृद्धि करने के उपायों का निरूपण करना है। यानी कि भूमि अर्जित और उसकी अभिवृद्धि कैसे करें, भूमि को अर्जित कैसे करें और भूमि का विस्तार कैसे करें। यहाँ पर भूमि अर्जित करने का मतलब किसी इनकम से नहीं है, किसी आर्थिक स्थिति से नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है? भूमि अर्जन का मतलब क्या है कि भूमि को अर्जन करो और उसका विस्तार करो, उसकी अभिवृद्धि करो, यानी कि साम्राज्य। यहाँ इसका है साम्राज्य, और साम्राज्य का सीधा सा अर्थ रहेगा राजनीति से, ठीक है, प्रशासन से, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो मूल जो उद्देश्य है, यानी कि जो अर्थशास्त्र जो लिखी गई है उसका मुख्य जो विषय है वो अर्थशास्त्र नहीं है। देखने से ऐसा पता लगता है कि इसका मूल विषय अर्थशास्त्र है, इनकम है, ऐसा नहीं है। इसका मूल विषय राजनीति है, राजनीति शास्त्र है, प्रशासनिक चीज है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका अर्थ ये निकल कर सामने आता है। आगे हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र में क्या क्या चीजें हैं। अधिकरण के बारे में पूछे या भाग पूछे तो अर्थशास्त्र के 15 भाग है। प्रकरण कितने हैं? तो 180 प्रकरण है। अध्याय कितने इसके? 150। 150 श्लोक कितने इसमें? 6000 श्लोक है। और सरकार कितने भागों में बटी है? 34। ये प्रश्न कंपटीशन में कई बड़े बड़े एग्जामों के अंदर, IAS RAS के एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र जो बुक है उस बुक के अंदर सरकार को कितने भागों में बांटा गया है। यानी कि कौटिल्य ने सरकार को के बारे में वर्णन किया और कौटिल्य ने सरकार को कितने भागों में बांटा? 34 भागों के अंदर, ये याद रखना, 34 के अंदर बांटा है दोस्तों। हम तुलना करते हैं कौटिल्य और अरस्तु को, ठीक है। बहुत सारे विद्वान अरस्तु, मैकियावली, बेकन आदि विद्वानों से कौटिल्य की तुलना करते हैं। तो कौटिल्य में क्या विचार है और अरस्तु के क्या विचार है, मैकियावली के क्या विचार है, वो पढ़ते हैं हम। देखिए दोस्तों, अरस्तु अलेक्जेंडर का गुरु था, वैसे ही कौटिल्य किसका गुरु था, किसका महामंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। ये याद रखें, पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था या महामंत्री कौन था? कौटिल्य था। ये पूछा जाता है कि अलेक्जेंडर का गुरु कौन था? अरस्तु था। एक तुलना करते हैं। अरस्तु राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान माना है। अरस्तु राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान माना है। इसने भी राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान माना, लेकिन राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान मानने से पहले उसमें कुछ नीतियां अपनानी पड़ेगी। अगर वो नीतियां नहीं रहेगी तो राजनीति सर्वोच्च नहीं रहेगी। तो कौटिल्य क्या कहता है कि राजनीति में 4 विद्याओं को सर्वोच्च स्थान दिया है। 4 विद्याएं, 4 नीतियों को सर्वोच्च स्थान दिया है। वो कौन कौन सी नीतियां हैं? आन्वीक्षिकी, तरई, वार्ता और दंड, ठीक है दोस्तों। दोनों ही यानी अरस्तु और
कौटिल्य दोनों ही राज्य का जो स्वरूप है उसको कैसा माना है, जैविक माना है, ऑर्गेनिक माना है, साविक माना है। कौटिल्य और मैकियावली में भी काफ़ी समानता है। हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु के बजाय मैकियावली और कौटिल्य में ज़्यादा समानताएं हैं, और इन्हीं समानताओं के कारण कौटिल्य को क्या कहा जाता है, मैकियावली का अग्रदूत, यानी कि मैकियावली से पहले कौटिल्य हुआ था और कौटिल्य के विचारों से प्रभावित होकर मैकियावली ने अपने विचार दिए थे। ऐसा कि मैकियावली का अग्रदूत, इसका मतलब मैकियावली से पहले कौन हुआ है, कौटिल्य हुआ है। भारत का मैकियावली किसे कहा जाता है, कौटिल्य को कहा जाता है, विष्णुगुप्त को कहा जाता है, चाणक्य को कहा जाता है। समानता कौन कौन सी है देखी जाए तो क्या कि वैदेशिक मामलों में, यानी कि जो विदेशी मामले हैं उसमें नैतिकता से दूर रहे, नैतिकता से क्या रहे, दूर रहना चाहिए, ये दोनों में समानता है। राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, एकता और अखंडता पे दोनों ही बल देते हैं। राज्य और राजा को महत्व ज़्यादा देते हैं ये लोग, जैसे कि कौटिल्य ने विजुगिसु के बारे में कहा और मैकियावली ने द प्रिंस के बारे में कहा। तो ये लोग राजा और राज्य के ऊपर ज़्यादा बल देते हैं। कौटिल्य ने राजनीति शास्त्र को क्या दिया, कौटिल्य के जो विचार है आज भी राजनीति शास्त्र में प्रासंगिक है। वो कौन कौन से विचार हैं, जैसे न्याय व्यवस्था के बारे में कौटिल्य ने क्या कहा, किस प्रकार की न्याय व्यवस्था के बारे में कौटिल्य की सोच थी। राज्य का सप्तांग सिद्धांत क्या था, मंडल सिद्धांत जिसे हम विदेशी संबंध के नाम से जानते हैं, क्या है मंडल सिद्धांत। षड्गुण नीति क्या है, कूटनीति क्या है, यानी कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन को चलाने के लिए, एक कंट्री को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सके और किन से हमें सावधान रहना चाहिए और किन से हमें दूसरे को डराना चाहिए और किन से हमें भयभीत रहना चाहिए। तो ये मतलब एक तरह से राज्य को चलाना, प्रशासन को चलाना, ये सब ये बातें इसमें आती है दोस्तों। ये सब मैं आपको डिटेल से बाद में अगली क्लास में बताऊंगा। तब तक यहीं तक आज की क्लास यहीं समाप्त हो जाती है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।